नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो ब्लास्ट, मलबा, चीख पुकार, इजराइल में भीषण जंग 72 घंटे से जारी है। पिछले कुछ घंटों में इजराइल की वायुसेना ने गाजा पट्टी में हमास के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। गाजा पट्टी में हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। उधर इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली इलाके में हमास के करीब 1,500 आतंकियों के शव मिले हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय ने हमास की बर्बरता को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमास के आतंकी इंसान नहीं है। हमास आतंकियों से ज्यादा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा मानवीय है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। हमने युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन खत्म जरूर करेंगे। नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की कसम खाई है। इस युद्ध में कौन सही है, कौन गलत, पूरी दुनिया में इसी पर बहस चल रही है। इजराइल को अमेरिका, फ्रांस, इटली और यूके ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर समर्थन दिया है। वहीं भारत ने इस मामले को लेकर कहा कि वो इजराइल पर आतंकवादी हमले से चिंतित है और हम इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इजराइल की सेना और हमास के बीच सीज फायर की मांग की है। दिल्ली में हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास करके कहा गया कि पार्टी फिलिस्तीनियों के लिए उनकी जमीन और अधिकारों की पक्षधर है। हालांकि एक दिन पहले ही पार्टी नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की थी। आज की हमारी बड़ी बहस में हम इजराइल और हमास के बीच छिड़े इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस युद्ध का क्या परिणाम निकलेगा और क्या इजराइल पलटवार करके हमास को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। साथ ही इसका देश की राजनीति पर क्या असर होगा, इस पर भी करेंगे बातचीत। तो ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बमों की बारिश, पहली तस्वीर में मिट्टी में मिली इमारतें, दूसरी तस्वीर में नजर आ रही हैं इजराइल का बदला। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं रात दिन बम बरस रहे हैं, दिखाई दे रहा है और गाजा खंडर में तब्दील हो गया है। 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं सब कुछ धुआं धुआं। 6ठी तस्वीर में नजर आ रहा है और हमास किस तरीके से कीमत चुका रहा है 7वीं तस्वीर में जाहिर है। तबाही के निशान 8वीं तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो तबाही का मंजर हर तरफ देखने को मिल रहा है। इजराइल का हमला जिससे कि गाजा खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जरूरी सुविधाएं भी यहां पर इजराइल की तरफ से बंद कर दी गई हैं। गाजा पट्टी पर इजरायली एक्शन बदस्तूर जारी है। लगभग 3 लाख से ज्यादा सैनिक वहां पर तैनात किए गए हैं और इजराइल का दावा है कि इलाके पर पूरा नियंत्रण इजराइल का है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इजरायली पुलिस किस तरीके से गोलियां बरसा रही है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें, आतंकियों को किस तरीके से इजरायली पुलिस निशाना बना रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। तो इजरायली पुलिस का एक्शन आतंकियों के खिलाफ। तो गाजा पट्टी पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। इजरायली हमले बदस्तूर जारी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गाजा पट्टी में आतंकी हमले के बाद स्थितियां हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार इजरायली हमले जारी हैं। तो गाजा पूरी तरह से थर्रा उठा है। यहां पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, इजरायली बमबारी की ये तस्वीरें, खंडर में तब्दील होता हुआ गाजा नजर आ रहा है। तो गाजा पट्टी पर इजरायली एक्शन बदस्तूर जारी है। 3 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। तो वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने
हमास को सीधी चेतावनी दी है। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। Forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, no longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today. I want to thank the people and Congress of the United States of America. In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर हमास को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जंग की शुरुआत हमास ने की है, लेकिन अंत हम करेंगे और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी। वहीं उन्होंने हमास की तुलना आईएसआईएस से कर दी है। आईएसआईएस से तुलना करने के बाद उन्होंने यह साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि अब जो भी एक्शन होगा उसे हमास पुश्तों तक याद रखेगा। वहीं भारत सरकार ने भी इजराइल का समर्थन किया है। मीनाक्षी लेखी का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। Last night and through the night we were working, but I'm also aware that Prime Minister's office is directly supervising the situation and we are on the job. Even in the past, many students, including people from Andhra Pradesh, were stuck across. So whether it was Operation Ganga or Vande Bharat, we brought everyone back, and I'm sure Government of India and Prime Minister's office is directly in touch with those people and is working and monitoring the situation. तो बम बारूद गाजा नेस्ते नाबूद, हमास और इजराइल के बीच में जो जंग है वो लगातार जारी है और स्थितियां जो हैं वो विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। गाजा पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खंडर में धीरे धीरे गाजा तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, नेता है भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। हिमांशु कुमार, नेता कांग्रेस, हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभा रहे हैं। और मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अमीन के साथ। अमीन जी, जिस तरीके की स्थिति हमें नजर आ रही है, बद से बदतर स्थितियां होती जा रही हैं और गाजा की अगर बात करें तो खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तब से लेकर अब तक की स्थितियों में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन यहां पर देखने को मिला है। बहुत ज्यादा विकराल स्थिति होती जा रही है, क्या कहेंगे? और ये समाप्त हो चुकी थी। देखा जाए तो छोटी मोटी घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन ये 12 मई 2022 में जो मस्जिद अल-अक्सा के अंदर घुसकर इनको जिस दिन ये लोग प्रेयर कर रहे थे, इसमें लेडीज और जेंट्स को दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। तो इसमें ये मुस्लिम जो है इनको क़िबला मानते हैं, फिलिस्तीन इसे बर्दाश्त नहीं करते। गोलीबारी की गई, उस घायल की मौत हुई। इसके बाद हमला किया और भारत और फिलिस्तीन का जो 70 वर्षों से संबंध रहा है, यूएन से हमें ये कोई पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये लोग चाहे फिलिस्तीनी हो और चाहे जेरूसलम हो या इजरायली हो, इन्होंने हमेशा कोई भी बात को किसी तरह माना नहीं है और धीरे धीरे ये अपना कब्जा करते अपनाते रहे हैं, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती रही हैं। और आप देखिए
जबकि अंतर्राष्ट्रीय पक्षों ने दोनों ग्रुपों को शांति की अपील की है। ऐसा नहीं, नेतन्याहू ने भी अपने चुनाव के लिए अपने हित में किया था। इससे पहले ये जो किस्सा हुआ था, आप वेस्ट बैंक देखिए, उसमें इजराइल बिल्डिंग गिरा दी थी। तो मुस्लिम देशों के संगठन जो है OIC, उन्होंने भी 57 देशों ने, जिसे पाकिस्तान भी शामिल लीड करा था, उसने भी लोगों को सदस्यता में ही कहा कि UN के मुद्दे में उठाएंगे, लेकिन बात ठंडी हो गई। लेकिन आप देखिए ना, ये मुसलमानों की भी आस्था का विषय है, क्रिश्चियंस की भी आस्था का विषय है, और साथ में देखा जाए तो यहूदियों की आस्था का विषय है। चाहे वो वेस्टर्न वालों, वो जूस की है, और इसमें इस्लाम डोम ऑफ रॉक जो है वो प्रॉफिट के लिए है, और जीसस का क्राइस्ट का दिए है वहाँ पर। तो ये तीनों मसलों का है और बहुत दिनों से चला आ रहा है, कोई आज से नहीं है। 1948, 1967 ये सब चला आ रहा है। तो इस मामले में देखना होगा कि अब हमास ने जो हमला किया है उसका तो ये जरूर रेड लाइट किया उन्होंने। और देख रहा हूँ मैं, कल से चली आ रही बमबारी, रात दिन चल रही बमबारी, और बहुत बुरी तरीके चल रही है। तो ये नहीं देखा जा रहा, बिल्कुल अनह्यूमन नेचर है, यानी मुसलमानों को भी मारा जा रहा है, उधर से यहूदियों को मारा गया। आप देखिए कितने लोग मारे गए इसके साथ में, अभी तक 1000 से ज्यादा तो इजरायली मार। अमीन जी वापस लौटूंगा, इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल की गाजा पट्टी को खाली करने की चेतावनी दी गई है। जल्द से जल्द पूरा गाजा खाली कर दो, इजराइल की गाजा को आखिरी चेतावनी। बड़ी खबर, तो इजराइल का कहना है कि जल्द से जल्द पूरा गाजा खाली कर दो। जी अमीन जी अपनी बात पूरी कीजिए। होगा इसमें, चाहे वो US हो, UK हो, ब्रिटेन हो, और वेस्टर्न कंट्रीज हो, दोनों को सोचना होगा और इस वार को रोकना होगा, वरना इससे पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान उनके साथ लेकिन गतिविधियों को मानते हुए देखा जाए तो उसको बढ़ावा देने के लिए जो G20 हुई थी, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा था कि ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि आतंकवाद प्लान था, उस प्लान के तहत उनके न्यू ईयर के दिन किया गया, उनके फेस्टिवल वाले के दिन, ये गलत बात थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक, इस मामले में हमारा इंडिया भी निगाह लगाए बैठा हुआ है। हाँ। जबकि इन लोगों को याद होगा आपकी, महमूद अब्बास जिनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, दोनों का ही ये बात हो चुकी थी पहले ही कि फ्री स्पेस रखेंगे, और लेकिन इसके कट्टरता वाली बात चल रही है। अब देखिए क्या हाल हुआ है यार, 1000 से ऊपर मारे गए इजरायली, 100 से ज्यादा बंधक है उनके पास, 3000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। उसी तरह आप देखिए 1500 तो मारे गए हैं उनके फिलिस्तीन के लोग, और उनके भी घायल हुए हैं 3000 से ज्यादा। तो ये एक बहुत भयावह स्थिति है, इसको विश्व को देखना होगा और हर कंट्रीज को सोचना होगा, दोनों तरफ के लिए, एक तरफ के लिए नहीं, तभी शांति संभव हो सकती है। ठीक, मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ हैं। शाह साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, और अब तो इजराइल ने सीधी चेतावनी दे दी है कि गाजा को जल्द से जल्द पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, खंडर में तब्दील होता हुआ गाजा नजर आ रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन युद्ध की स्थिति जो है वो अभी भी बरकरार है। जी देखिए, हमास ने जो किया, जो कि एक आतंकवादी संगठन है और ये बैन आउटफिट है, इनके एक्शंस जो होंगे ये पैलेस्टीन के लिए ही डिटरमिनेंटल होंगे, उनके ही खिलाफ जाएंगे जो इन्होंने किया। यानी कि जो सिंपैथी कुछ लोग अरब राष्ट्र फिर भी अगर पैलेस्टीन की तरफ रखते थे या रखना चाहते थे या उनके पक्ष में बोलना चाहते थे, अब वो रिफ्रेन करेंगे। क्यों? क्योंकि आतंकवादी संगठन हमास आ गई है, और हमास के वीडियो इमेजेस सबने देखे हैं, वो वायरल हुए हैं सोशल मीडिया में, जिस तरीके से बेरहमी से रूह कपा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, तो बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। अब जाहिर सी बात है, हमास जब आया तो हमास ने ये सुसाइड अटैक था, ये हमास की तरफ से, उसको मालूम था कि वो उसके बाद खात्मा होगा और इजराइल मुंह जवाब देगा, जो कि दे रहा है। तो जी कुछ कहते हैं? जी जी बोलिए शाह साहब। जी, तो इनको मालूम था, हमास को मालूम था कि ये इजराइल इन पे जवाबी कार्रवाई करेगा, और वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हाँ। और ये इसमें जो फिलिस्तीनी है वो और इसकी कीमत चुकाएंगे हमास के एक्शन की वजह से। क्योंकि देखिए ये बात बहुत पुरानी है, 100 साल से ऊपर है, कि भाई क्या किसकी इतिहास में अभी कोई मतलब तो है नहीं कि भाई क्या हुआ मिड एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मिडल ऑफ 20th सेंचुरी,
फिर 1917 हम बात करें, 2 साल जो युद्ध चला 1947 से 49, फिर हम बात करें कि हम चाहे ओस्लो पैक्ट की बात करें, चाहे हम कितने भी हम कितने बहुत से देश आए सामने। अच्छा, शाह साहब, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया, इस पूरी घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो उसका मास्टरमाइंड कौन नजर आ रहा है? ये तुर्की है या फिर ईरान है? ज्यादा अंदाजा तो वैसे एक तरीके से दोनों की तरफ, लेकिन ईरान की तरफ दिया जाएगा ज्यादातर अंदाजा। हाँ। ये अंदाजा है केवल। और क्योंकि हमस जो है इतना बड़ा अटैक, अपने आप उसमें कितनी हिमाकत होगी, काबिलियत होगी, मुझे डाउट लगता है इसके बारे में। आप देखिए, इसके अलावा ये CIA का भी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, ये मोसाद का भी फेलियर है। कैसे आप 5000 रॉकेट इकट्ठा करके लगा देते हैं और वो दाग देते हैं आप 5 घंटे से अंदर, मैं तो कहूंगा 20 मिनट में। मैं तोप खाने से आता हूं, मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से हूं। हमने भी फायर करे हैं भैया लाइन ऑफ कंट्रोल में, पाकिस्तान में सीज फायर से पहले 2003 में सीज फायर हुआ था, उससे पहले हमने भी दागे हैं वहां पे आर्टिलरी रॉकेट्स और हमने तोपे दागे हैं। लेकिन 5000 रॉकेट दाग देना मजाक की बात नहीं है, ये बहुत हर्क्यूलियन टास्क है। एक तो वो उनको ट्रांसपोर्ट करके इकट्ठा करना, और कैसे इंटेलिजेंस को खबर नहीं लगी, ये ताजुब की बात है बड़ी। और कैसे पैराग्लाइडिंग करते हुए, आपको देखे होंगे वो वीडियो, कैसे पैराग्लाइडिंग करते हुए अंदर आ रहे हैं, रेव पार्टी चल रही है इजराइल में, बिल्कुल। और वहां पे कैसे परिवार के सामने एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बच्चों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मतलब ये, और वो भी अल्लाह हुआ बोल के, ये बेसिकली डेट्रीमेंटल होगा मुसलमानों के लिए भी, और बेकसूर लोग इस पे बहुत मारे जाएंगे, और इंसानियत का खात्मा होगा। ये दोनों साइड से, इजराइल से भी और फलस्तीनी मारे जाएंगे। हमास कहते हो कितने उग्रवादी मार चुके हैं ये लोग, वो अलग बात रही, मगर ये एक शुरुआत है एक अंत की, मैं इसको ऐसा देख रहा हूँ। ठीक है शाह साहब, इंटेलिजेंस फेलियर और तमाम जो फेलियर्स हैं उस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हिमांशु कुमार जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के, उनसे भी प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। हिमांशु जी, एक दिन पहले कांग्रेस स्टैंड लेती है कि इजराइल पर जो क्रूर हमले हुए हैं उसकी निंदा करती हुई नजर आती है कांग्रेस, और अगले दिन ही कांग्रेस का स्टैंड बदल जाता है, फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतरती हुई नजर आती है CWC की बैठक के बाद। हमला होता है, कांग्रेस इसकी निंदा करती है, और अभी जो इजराइल में क्रूर हमला हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसकी भी निंदा करती है, और जो भी परिवार उसमें हताहत हुए हैं उसके प्रति संवेदना प्रकट करती है। भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस का स्पष्ट मानना रहा है, हमेशा से यह मानना रहा है कि आप समानता और सम्मान की जिंदगी के लिए फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं की पूर्ति केवल बातचीत के जरिए ही की जाती है। ये कहीं से भी युद्ध से संभव नहीं है, चाहे युद्ध कहीं से भी हो, कहीं से भी उचित नहीं है, और इसे रोकना चाहिए, इसे रोकना बहुत ही आवश्यक है। भाजपा सरकार फिलिस्तीन के प्रति जो भारत का पहले से स्टैंड रहा है, जो हिमांशु जी मेरा सवाल ये है कि जब कांग्रेस एक किसी चीज का स्टैंड लेती है तो फिर उस पर टिकी क्यों नहीं रहती? एक तरफ आप लोगों ने पहले जिस तरीके से जब इजराइल पर हमले हुए उसकी निंदा की, और अगले दिन ही वो स्टैंड इतनी जल्दी बदल जाना कि फिलिस्तीन पर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं वो निंदात्मक है, और एकदम से अपना स्टैंड बदल देना। बिल्कुल साहिल जी, यही तो समझने की बात है। हाँ। कांग्रेस आतंकवादी हमले की निंदा की है, और अभी भी हम निंदा करते हैं, उस स्टैंड पर कायम है। लेकिन फिलिस्तीनियों के प्रति जो हमारा रुख रहा है, फिलिस्तीनियों की मान सम्मान की बातचीत के जरिए उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। उनका जो धार्मिक आस्था है उसमें कहीं कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन हिमांशु जी, आप एक बात बताइए ना, पहले हमले में फिलिस्तीन ने 700 इजरायली मार दिए, और आप कह रहे हैं बातचीत, इसमें बातचीत की गुंजाइश कहां रह गई? देखिए, यही बात अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे, मैं सुन रहा। 12 मई को जो रमजान का पवित्र महीना था, उस समय में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे बच्चे पर और जो बुजुर्ग थे उनके ऊपर जिस तरह से क्रूर हमला किया गया और जिस तरह की घटना हुई, वह क्या निंदनीय नहीं था? उसके बारे में क्या कहते हैं? वो इजराइल के सैनिकों के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी 16 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की नई दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उसकी शुरुआती बयान में यह कहा गया था कि रमजान के नमाज के दौरान जो इजरायली सैनिकों के द्वारा कार्रवाई किया गया था उसकी हम निंदा करते हैं। तो सुरक्षा परिषद के द्वारा भी कहा गया था।
की है। यही बात कांग्रेस नहीं हिमांशु जी, देखिए सवाल तो यही है, आपने जिन घटनाओं का नाम लिया, क्या इसके बारे में पहले कांग्रेस को जानकारी नहीं थी? जब वो इजराइल पर हो रहे हमलों की निंदा करती हुई नजर आ रही थी, एक दिन पहले आप कुछ और बोलते हैं, दूसरे दिन बाद आप कुछ और अपना स्टैंड बदल देते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो आपको कंफ्यूज पार्टी बोलती है, वो तो चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। आप खुद ही मौका देते हैं, फिर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम पर आरोप लगाती है। मैं अभी भी कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास, यही तो समझ। कहीं भी आतंकी हमला होता है तो उसकी हम निंदा करते हैं, चाहे वो इजरायली सैनिकों के द्वारा किया गया हो या हमास के द्वारा किया गया हो। कोई भी हिंसा जायज नहीं होता है और कोई भी चलिए ठीक है, समस्या का समाधान। सुन लीजिए, एक मिनट जल्दी सर, जल्दी। हाँ, भाजपा सरकार फिलिस्तीनियों के प्रति जो भारत का टाइम एक्सटेंडेड रुख था, जो समर्थन था फिलिस्तीनियों के प्रति, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और भारत की सरकार इजराइल के साथ पूरी तरह समर्थन में खड़ी दिख रही है, जो कहीं से उचित नहीं है, ठीक है, देश के लिए भी और आपका जो फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए। ठीक है सर, ठीक है, वापस लौटूंगा। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया मैं लूंगा। डॉक्टर दिनेश, जिस तरीके से अभी आपने सुना हिमांशु जी का क्या कुछ कहना है, एक दिन पहले कांग्रेस का कुछ और स्टैंड था, अगले दिन कांग्रेस का कुछ और ही स्टैंड नजर आया। वहीं भारत सरकार की अगर बात करें तो इजराइल को समर्थन देती हुई सरकार भी नजर आ रही है। इस वक्त जो स्थिति चल रही है, क्या कहेंगे उस पर? दिनेश जी सुन पा रहे हैं आप? दिनेश जी से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। ऐसा है कि कांग्रेस हमेशा कंफ्यूज रही है और कांग्रेस के नेता भी कंफ्यूज रहे, और इसलिए कभी भी वो देश के साथ नहीं चले। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, तो फिर सारे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पर कांग्रेस आतंकवादियों को समर्थन कर रही, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, सिर्फ वोट की राजनीति के कारण, सिर्फ तुष्टिकरण की नीति के कारण। ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है और कंफ्यूजन में ही कांग्रेस पार्टी रहती है। खैर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, अभी आपने शाह साहब को भी सुना, उनका भी यही कहना है। कुछ फेलियर्स यहाँ पर नजर आए थे इजराइल की। अगर हम बात करें तो 3 फेलियर्स महत्वपूर्ण, एक इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, उसके बाद बॉर्डर फेलियर और साथ ही साथ रिस्पॉन्स फेलियर। ये 3 फेलियर मेरे को लगता है ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर इजराइल का करवा दिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे एसएमसी है। एसएमसी, मनी वाइज, बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। से लेकर साल 2021-22 तक जो गन्ना मूल्य देय था उसका संपूर्ण भुगतान कर दिया गया है। साथ ही वर्ष 2022-23 के पेराई सत्र का भी 87% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से सभी के साथ
बेमिसाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ खाना। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा में वापस लौटते हैं। डॉक्टर अमीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमीन जी, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे और हमने पहले भी चर्चा की है, आप सबसे बड़ा फेलियर किसे मानते हैं इस पूरे मामले में? सबसे बड़ा फेलियर तो यूएस जो सब पूरी दुनिया में दावा करता है, उसके साथ में इनकी मोसाद एजेंसी जो है, वो सीक्रेट एजेंसी, वो भी कहती है कि हम दावा करते हैं कि पूरी दुनिया को हम सर्वेलेंस में रखते हैं और हर एक को विजिलेंस रखते हैं। लेकिन देखिए, दोनों ही फेलियर हुए। उसकी वजह है कि उन्होंने कब इतनी आर्टिलरी इकट्ठा कर दी है। जो कह रहे थे हमारे आर्मी के साथी, इस बात के लिए कितनी उन्होंने आर्टिलरी इतनी इकट्ठी कर ली और एकदम से उन्होंने वार कर दिया इनके ऊपर। ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से ही मेहनत की जा रही होगी, जिसका नतीजा है कि अब इस वक्त हमास ने बिल्कुल ही बैक नहीं किया। उसको आज भी सुनने में आया था कि आज भी जो बराबर से उनके रॉकेट लॉन्चर और जो भी यूज कर सकते हैं मिलिट्री के इक्विपमेंट, वो यूज कर रहे हैं। जी हाँ, बराबर यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें इसके इतिहास में जाना होगा। एक्चुअली क्या है कि जो ये जो हिस्सा है, ये पहले इंग्लैंड के पास था। तो टर्किश और ऑटोमन एम्पायर, इन दोनों का जो समझौता हुआ था 1917 में, तो उन्होंने क्या किया था कि इनके जो हिस्से को दिया था, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ते चले गए। चाहे वो 1948 रहा हो, 67 रहा हो, और हमेशा समझौते किए गए। इन्होंने 67 में भी यही किया, फिर उसके बाद 93 में फिर कब्जा कर लिया इजराइल के वेस्ट बैंक पर। और 94 की बात है कि ये तय किया गया, आपस में समझौते किए गए कि भाई सिक्योरिटी, जो इजराइल की सिक्योरिटी है, वो बाहर रहेगी मस्जिद अक्सा के, और अंदर का जो है वो जॉर्डन के पास रहेगा। इसकी हिफाजत के लिए ग्रैंड मुफ्ती को रखा गया। लेकिन नहीं, आर्टिकल 9 के तहत की बात बता रहा हूँ, इजराइल का जो समझौता एग्रीमेंट हुआ था, ये बात मैं करूँ 94 की। तो इस तरीके से जबकि इजराइल के बाद समझौता हुआ, तो उसमें 55% इनको दिया गया तेल अवीव साइड को, और फलस्तीन को दिया गया 45% जेरूसलम साइड को। लेकिन ये ब्रिटिश एम्पायर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर अमीन, मुझे लगता है मेजर शाह जो हैं वो इस बात से अग्री नहीं कर रहे हैं। मेजर शाह, मैं इनकी इस बात से अग्री नहीं कर रहा हूं। मैं बताऊं किस बात से अग्री नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तोपों को फायर करने का तजुर्बा मेरा है या इनका, इनसे पूछ लीजिए। तोप हमने फायर करी है। ये इनका कहना है कि रात को लाए और 5000 तोपें इकट्ठा कर ली। ऐसे नहीं होता साहब। आपकी इसमें बड़ी स्ट्रेटजी लगी होगी। आपको 5000 राउंड, 5000 रॉकेट, या तो ये समझा ठीक से नहीं पाए, या तो मैं गलत समझाऊं इनकी बात को, मुझे मालूम नहीं। मगर अगर ये सोच रहे हैं कि इतना आसान काम है चुटकी भर में 5000 मिसाइल दागना, नहीं साहब। आप किसी भी फौजी आदमी को जिसने तोपें चलाई है ना ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली, उसको जाके पूछिए। ये हवा में बात कर तो कुछ भी कर लें, मगर प्रैक्टिकली जो रियलिस्टिक बात है ना, वो करें आप। तो 5000 रॉकेट फायर करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी लगी है इसमें। बिल्कुल डॉक्टर अमीन, 100% की एजेंसीज का फेलियर रहा है, और इन्होंने हमेशा यही किया है। कभी इजराइल ने हमला किया 79 लोगों पे, अभी जो बता रहा था जून 22 की बात कर रहा था, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस बात को हमारी ट्वीटो कर रहे थे, और इसके बाद भी इजरायली भी करते हैं। एक्चुअली यहाँ की लड़ाई खत्म नहीं हो पा रही, इसलिए बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और हर आदमी चाहता है। जैसे आप देखिए, अभी इसमें कहा जा रहा है ईरान का हाथ है, कभी कह रहा है चाइना का हाथ है, कभी कहते हैं पाकिस्तान का हाथ है, और उधर लेबनान कर रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठ के सुलझाना होगा। ठीक है। मतलब कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर बात करने की आवश्यकता यहाँ पर है, और इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाने की आवश्यकता यहाँ पर है। आगे इस पर चर्चा करेंगे अमीन साहब, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर दिनेश उपाध्याय भी जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर दिनेश, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी।
दिनेश जी, कांग्रेस एक दिन पहले स्टैंड लेती है कि इजराइल पर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं वो क्रूरता की निशानी है, उसकी निंदा करती हुई कांग्रेस नजर आती है। अगले दिन ही कांग्रेस का स्टैंड भी बदल जाता है। भारतीय सरकार की बात करें तो भारत सरकार जो है वो इजराइल के समर्थन में नजर आ रही है, लेकिन स्थितियां जो हैं वो लगातार गंभीर रूप धारण कर रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप? साहिल जी, सवाल समर्थन या विपक्ष या कौन किसके बारे में क्या कह रहा है वो होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी महत्वपूर्ण। जब भी कभी भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसके बारे में उन लोगों को परमपिता परमेश्वर सद्बुद्धि दे, बैठ के बात होनी चाहिए और निरीह शरीफ और जो कामकाजी महिलाएं पुरुष और वो हैं उनको भी बंधक बनाना, उनको मारा जाना, उनकी डेड बॉडी के साथ बर्बरता करना, जिंदा लोगों को पढ़ के लेके जाना, इस तरह धमकी देना, मार देंगे, तो ये क्या मानव हित या मानव अहित करके किसी को पीड़ा पहुंचा के क्या ये समस्या का समाधान हो सकता है? और एक बात बताता, युद्ध कभी किसी समस्या को समाप्त कर ही नहीं पाएगा। बातचीत का सिलसिला सबसे होता है, होना चाहिए। सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठ करके बातचीत करी जाए, कुछ जिम्मेवार लोगों को बिठाया जाए और बैठ करके वो समस्या समाधान हो सकती है। इन्होंने जो किया है हमास ने तो पूरी तरह से गलत है, होना नहीं चाहिए था। और भारत का हमारे संगठन है, हमारे संगठन का तो सीधा सीधा एक भाव है वसुधैव कुटुंबकम का। हम लोग नारा देते हैं, सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी अपने लोग हैं, लेकिन इस तरह का ये युद्ध हुआ है, उन्होंने उन कितने लोग मारे गए फिलिस्तीन के अंदर भी और इजराइल के अंदर भी। और ये फिर भी अब टीवी के ऊपर दिखाया गया, मुझे बड़ा मेरा मतलब कोफ्त होता है, शर्म भी आते कहने में कि एक किसी ने ट्वीट किया कि डेड बॉडी के साथ भी उन्होंने महिला के साथ कुछ जो वहां के थे वो गलत किया है, डेड बॉडी ऊपर भी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अच्छी नहीं होती। भारत इसकी निंदा करता है, हमारी सरकार भी निंदा करती है, संगठन भी निंदा करता है। और फिर भी ये जो चल रहा है ना युद्ध, इसका रिजल्ट कोई अच्छा निकलने वाला है नहीं। फिर भी बातचीत से ये सिलसिला खत्म होगा और किसी भी आतंक को कहीं भी उसको हम लोग समर्थन करना नहीं चाहिए किसी सूरत में भी। ये गलत है। सभी को अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन मर्यादा पार करके अभिव्यक्ति की आजादी, उससे तो पूरे विश्व के अंदर चाहे वो छोटा देश है, बड़ा देश है, धनी है, गरीब है, या किसी भी स्थिति में हो, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं जी, गांव में, शहर में, देश में, जिलों में। इसलिए सबको बैठ के बात करनी चाहिए। जो भी हो रहा है अच्छा नहीं है और हमास को, वहाँ के कुछ लोगों को, फिलिस्तीनियों को सद्बुद्धि दे, ये युद्ध को रोकना चाहिए और बैठ कर अपनी बातचीत करनी चाहिए। ये ठीक नहीं है। ठीक है, हिमांशु जी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है, कांग्रेस को पता ही नहीं होता है कि उसे किस चीज पर स्टैंड लेना है। पहले उसका स्टैंड कहीं और होता है और एक ही दिन में स्टैंड जो है वो कांग्रेस बदल लेती है और दूसरी तरफ का समर्थन करती है जहां पर जो हिंसात्मक घटनाएं हैं जिसकी तरफ से शुरुआत की गई। ऐसा क्यों? देखिए साहिल जी, यासर अराफात और इंदिरा गांधी जी के जमाने से आती थी, भारत का स्टेट एकदम क्लियर था और कांग्रेस उसी स्टेट था। हम सदा से फिलिस्तीनियों के हक के साथ खड़े थे, लेकिन हम आतंकी हमलों के साथ खड़ा नहीं हो सकते, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते। हमने पहले भी कहा है कि फिलिस्तीनियों के साथ उनके मान सम्मान और आत्मसम्मान और उनसे बातचीत करना चाहिए, बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, उनको जवाब ये देना चाहिए, इस बात का जवाब दे कि भाजपा सरकार जो फिलिस्तीनी के प्रति भारत का क्राइम स्टैंडर्ड प्रतिबद्धता थी, उससे क्यों पीछे हट गई है? आज क्यों इस्राइल के साथ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? इस पर इनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि हमारा स्टैंड बदल रहा है, हमारा स्टैंड बिल्कुल नहीं बदल रहा है। कांग्रेस जून 2021 में इस्राइल और फिलिस्तीनियों के बीच जो संघर्ष हुआ था गाजा में, उसमें भी हमने ये अपील किया था, भारत सरकार से कहा था कि हस्तक्षेप करे। कांग्रेस ने अपील किया था और ये जो युद्ध हो रहा है वह कहीं से भी उचित नहीं है, मानवता के खिलाफ है और इस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। तो कांग्रेस का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है साहित्यिक, कहीं कोई भ्रांति स्थिति नहीं है। हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाना चाहिए। वह जो जगह है वहाँ तीनों धर्मों के लोगों की आस्था है, चाहे इस्लाम धर्म के लोग हों या यहूदी हों
या फिर ईसाई धर्म के लोग। तो जिस महात्मा गांधी का कथन था, महात्मा गांधी जी का एक मैं वक्तव्य को कोट कर रहा हूँ यहाँ, उन्होंने कहा था जिस तरह से फिलिस्तीन पर इस्लाम धर्म के लोगों का उसी तरह का हक है जिस तरह की इंग्लैंड। हिमांशु जी वापस लौटूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन से फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास मुलाकात करेंगे। रूसी न्यूज मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पुतिन से फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास मिलने वाले हैं। रूसी न्यूज मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो चर्चा में वापस लौट रहे हैं। हिमांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। देखिए, कांग्रेस का स्पष्ट मानना रहा है साहिल जी कि मैं महात्मा गांधी का एक उदाहरण पेश कर रहा था, उनका जो वक्तव्य था वो पेश कर रहा था। मैं बता रहा था कि किस तरह से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि फिलिस्तीन पर इस्लाम धर्मावलंबियों का किस तरह का हक है, जिस तरह से कि इंग्लैंड में अंग्रेजों का हक है। तो इसको बातचीत के जरिए सुलझा लेना चाहिए। आप रमजान के पवित्र महीने में जाकर के आप मस्जिद में इजराइल के सैनिक घुस करके वहां बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हैं और 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, ये भी उचित नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। वहीं से फिलिस्तीन हमास को समर्थन मिलना शुरू होता है। तो आप इस तरह की कार्रवाई जब भी करते हैं तो निश्चित रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आक्रोश पैदा होता है। आतंकवाद कहीं से जायज नहीं है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदा से निंदा करती रही है, लेकिन फिलिस्तीनियों से बातचीत करके उनका जो उचित मांग है, उनकी जो सम्मान से जीने की आजादी है, उस पर ही बात होनी चाहिए। फिलिस्तीनियों के साथ इस तरह का अत्याचार अनाचार नहीं होना चाहिए। भारत सदा से फिलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए खड़ी रही है। भारत सदा से उसके अधिकारों के लिए सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ आवाज उठाती रही है। आज जरूरत है फिर से कि जो भारत के सरकार, भारत की सरकार है, वह फिलिस्तीनियों के साथ खड़े रहे, लेकिन यह समझौता दे, बातचीत में सहयोग करे। लेकिन आज जिस तरह से भारत की सरकार, भाजपा की सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, देश के लिए भी और जो हमारा एक्सटर्नल पॉलिसी है उसके लिए भी कहीं से उचित नहीं। ठीक है डॉक्टर दिनेश, जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए, इजराइल के समर्थन में आखिर भारत सरकार है क्यों? ये सवाल उठाया हिमांशु जी ने, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख करेंगे। अमीन जी आ रहा हूँ। मैं तो साहिल जी, मैं बड़ी मर्यादा के साथ रह करके जब भी टीवी चैनल पे जाता हूँ, बड़ी मर्यादा में साथ रह करके जाता हूँ और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर उनका भाग्य जाने, उनका दीन ईमान जाने, उनकी जनता उनको जवाब देते। मैं इस विषय में जानना नहीं चाहता था क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है नहीं, गलत आदमी में साथ देना नहीं। लेकिन जब कांग्रेस के लोग इस तरह की चर्चा करते हैं ना जी, इनसे जवाब देना, ये करना, ये विषय बहुत दूर का है। कांग्रेस का तो क्या है कि इन्होंने कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, इनका कोई मेरा तो ध्येय है नहीं। अब क्या बोलूं इनके ऊपर, मैं तो ये विषय कहना चाहता हूँ, देश के अंदर AMU, JNU या इस तरह के यहाँ इनके समर्थन में फिलिस्तीनी के दिया जाता है, तो हमारा तो आतंकवादी संगठन है। अब मैं इनको कहूँ, इन्हें आरोपित करूँ, मैं इस विषय को राजनीतिक या यहाँ के देश से जोड़ना नहीं चाहता किसी सूरत में भी, क्योंकि गलत को गलत कहना चाहिए, ठीक को ठीक कहना चाहिए। परमपिता परमेश्वर कांग्रेस के सभी मेरे मित्रों को सद्बुद्धि दे और स्वस्थ राजनीति करने की एक परंपरा डालनी चाहिए, होनी चाहिए। कि देश के अंदर भी कुछ लोगों ने, मैंने टीवी पर देखा जी, प्रदर्शन हुए हैं उनके हमास और उसके समर्थन के अंदर के नहीं होना चाहिए। तब किस किस का जवाब दोगे जी, किस किस को कहोगे जी? लेकिन फिर भी टीवी के ऊपर बैठ करके दुनिया देखती है। हम लोग अपनी मर्यादा और सनातन और मेरा खुद का एक व्यक्तित्व है, उसको एक संदेश जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग किस टाइप के हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं। हम लोग किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे नहीं। कोई भी पार्टी है, कोई भी व्यक्ति है जो कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर देख रहा है, जनता भी देख रही है। चलिए ठीक है, ठीक है। फिर भी हमास ने पहले हमला किया, वो गलत है, नहीं करना चाहिए था, वो बातचीत के सिलसिले से हो जाना चाहिए था। अभी जो वहाँ हो रहा है वो गलत है, गलत का सबको विरोध करना चाहिए। मई 2022 को और सही बात का समर्थन करना चाहिए। जो मस्जिद में घुस करके इस्राएली सैनिकों ने होती नहीं है, संस्कार का विषय है, किसी के बीच में बोलना संस्कार का विषय है। परमपिता परमेश्वर आपको भी सद्बुद्धि दे। किसी के बीच में बोलना अच्छा नहीं है। मैं क्यों बैठा था साहिब जी, मैं 40 मिनट तक क्यों बैठा रहा? जब भाई साहब बोले मैं बोला नहीं, चुप रहा। मैं भी बोलूंगा, ये भी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है हिमांशु जी, हिमांशु जी आऊंगा एक एक करके, एक एक करके सुन लो। इजराइल को खुला समर्थन दे रही है, बताइए फिलिस्तीनियों के साथ मेरा हम लोगों का क्या संबंध रहा है, देश का क्या संबंध रहा है?
किस तरह का पॉलिटिकल हम लोगों का संबंध रहा है। आज आप फिलिस्तीनी के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं। आप ये बताइए ना कि 12 मई 2022 को जो रमजान के पवित्र महीने में मस्जिद में एक बड़े मस्जिद है उसमें घुस करके जो निहत्थे लोगों पर, फिलिस्तीनी लोगों पर हमला किया गया था इस्राएली सैनिकों के द्वारा, क्या उचित था? उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेगी? उस पर क्यों नहीं बोलना चाहती? वो क्यों जायज था क्या? इस पर आप बोलेंगे? डॉक्टर दिनेश, तो इनसे मेरे मित्र हैं, सिर्फ इनसे निवेदन है कि जब हम दोनों बोल रहे थे ना तो ये क्या कह रहे थे मेरे समझ में नहीं आया, मैंने क्या बोला इनके समझ में नहीं आया। एक मर्यादा ये उंगली उठा देते ना तो मैं चुप हो जाता, इनकी बात मेरे समझ में आ जाती। लेकिन मैं फिर भी यही बात कहूंगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आधी अधूरी पेश किया जाना या तोड़ मरोड़ के पेश किया जाना, कई चीजें होती है भाई साहब। मैं तो सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को कोई भी लोग गलत को गलत कहना चाहिए। सरकार भी मजबूत है, समझदार लोग हैं। चलिए ठीक और है, आप भी बुद्धिमान है। हम आपको कोई ऐसा नहीं कह रहे कि आप लोग बुद्धिमान नहीं है, आप भी बुद्धिमान है अच्छी, लेकिन हाँ बड़े सम्मान के साथ अपने, लेकिन फिर भी ठीक है हिमांशु जी लौटूंगा समाज के लोग जो वहाँ आतंकवादी संगठन है, पॉलिटिकल चर्चा मत बनाइए प्लीज। ठीक है मैं वापस लौटूंगा। हिमांशु जी, दिनेश जी वापस लौटूंगा। जिन लोगों ने हमला किया है और जो इतना तगड़ा हमला किया है, क्या हमास अकेला कर सकता है? ठीक है, क्या उसमें कुछ लोगों का सहयोग नहीं रहा होगा? हाँ, चाहे वो विचार से रहा हो, हथियार से रहा हो, धन से रहा हो, सब जानते हैं। ठीक है की कमाई कितनी है, कितनी बड़ी भूमि है, कितने सरकार चल रही है, क्या हालत है वो। चलिए ठीक है। डॉक्टर अमीन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से अभी पुतिन से मिलने जो हैं वो फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं वो भी जा सकते हैं, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, और तमाम चीजें जो बदल रही हैं इस पूरे सिनेरियो में, उन तमाम चीजों को लेकर अगर बात की जाए तो आने वाले समय में स्थितियां और ज्यादा विकट होती हुई ही दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मध्यस्थता के मूड में तो ना फिलिस्तीन नजर आ रहा है ना इजराइल। देखिए, अभी इन लोगों की मैं बातें सुन रहा था, दोनों ही बीजेपी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल कहना चाहूंगा, दिस इज ऑन द रिकॉर्ड है, सारे इतिहास में हमारे विदेश मंत्रालय के अंदर है कि भारत और फिलिस्तीन के जो संबंध है 70 वर्षों से 70 ईयर से लास्ट, जिसमें कि यूएन जो फिलिस्तीन को हमेशा सपोर्ट करता रहा है। 1967 में भी ईस्ट और वेस्ट की बात आई थी कि उसमें इसराइल को जेरूसलम को कैपिटल बनाना चाह रहा था, लेकिन इस बात को भारत ने भी माना और यूएन ने भी ये संस्था बना रखी है, यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट। ऐसा नहीं है, हमेशा ही लोगों को साथ दिया गया है फिलिस्तीनियों का, लेकिन जो इस वक्त जो बात आई है कि पूरी तरीके से हमला किया गया है जो 50 सालों में कभी नहीं हुआ, वो कंडेमनेबल है। जिससे हमारे प्रधानमंत्री की एक पॉलिसी है कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। BG20 में भी उन्होंने बातें की कि सारे कंट्री से समझौता भी किया, बताया भी गया और ये बात ऊपर की गई। उसमें ये कहा गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे भारत की पॉलिसी है कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। तो इस बात को आतंकवादी बात समझा गया, कारण ही इस बात को रखा गया है कि भाई हम आतंकवाद के साथ नहीं है। लेकिन सिंपैथी ऐसा नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिंपैथी फिलिस्तीनियों के साथ नहीं, जो लोग मारे गए हैं वो चाहे इस ग्रुप के हो या उस ग्रुप के हो, सभी के साथ हमारे हिंदुस्तान की सिंपैथी है और ये कहना गलत है इस बात का। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं साहिल साहब कि आपके पास न्यूज आई है कि वो रशिया के पुतिन साहब के प्रेसिडेंट से मिलना चाह रहे हैं, तो ठीक है, ये देखिए अब इसमें खुलकर बातें सामने आएंगी क्योंकि आपको विश्व स्तर का पता चलेगा। जैसे कल अमेरिका ने पहल की थी कि हम यहाँ पर जो है अपनी सेनाएं भेजेंगे, हथियार देंगे, और इससे पहले भी सबको पता है, दुनिया जानती है कि अमेरिका इजराइल के पीछे हमेशा सपोर्ट पे रहा है। तो इसी तरीके से आप देखिए लेफ्टिनेंट की तरह क्या अगर बात आ रही थी ईरान की, अब ये खुलकर बातें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से आएंगी कि कौन से देश किसके साथ हैं। इसमें तो मुझे लगता है कि चाइना और रशिया का भी कुछ सपोर्ट हो सकता है, जो हम नेशन भी गए हों। अब मुझे तो नहीं पता, मैं कह नहीं सकता पक्का, लेकिन कभी बातें सामने आएंगी, खुलकर बातें होंगी और वहाँ जांच होगी कि कहाँ के हथियार थे, क्या था, इससे पता चलेगा। इसको तो डिफेंस एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह के हथियार यूज किए गए, कहाँ से हो सकते हैं, क्या संभावना हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो गए हैं तो कुछ अपनी सहायता लेने गए हुए, तो उधर अमेरिका आ गया, इधर से रशिया और चाइना उनको सपोर्ट करेगा, ईरान ऑलरेडी उनको सपोर्ट कर ही रहा है। और गल्फ कंट्रीज भी साथ में, जैसे कल आपने देखा होगा कि सऊदी ने भी इस बात को खुल के कह दिया है कि हम उनके साथ हैं, जबकि अभी रिश्ते अच्छे सुधर रहे थे, यूएई के साथ अच्छे हुए इजराइल के, और सऊदी अरब ने भी चाहा था हाथ बढ़ाना कि उनके साथ सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो वार हुई है अलग सडन नहीं हुई है,
ये बहुत दिनों का प्लान है और सोची समझी नीति है, जिसके तहत मैं समझता हूँ कि अब खुलकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पूरे विश्व के पटल पे आ जाएगा कि कौन किधर है। और ये बात यूएन में फिर अगर आती है वोटिंग में तब साबित होगी और किस तरह से होगा, तो बड़ा मुश्किल है माहौल हो गया इस वक्त। ठीक है, पहले तो बार बंद होनी चाहिए, सबको ये सोचना होगा पूरे कंट्रीज को। मेजर शाह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शाह साहब, आप अच्छी खासी समझ रखते हैं इन तमाम तरीके के मामलों को लेकर। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, गाज़ा पर सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान भी गाज़ा में हुआ है, और गाज़ा को लेकर जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, एक तरफ इजराइल ने चेतावनी दे दी है और ये जाहिर कर दिया है कि जल्द से जल्द गाज़ा को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, क्योंकि हमले जो हैं वो और ज़्यादा विकराल रूप यहाँ पर धारण करने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर हम हमास की बात करें तो हमास की ओर से बड़ी धमकी दी गई, उसमें यह कहा गया कि इजराइल के जो भी हमले होंगे उनका जवाब इजरायली बंधक को सार्वजनिक तौर पर मारकर उसका वीडियो वो रिलीज करने वाले हैं। इस तरीके की धमकी दी जा रही है। तो मध्यस्थता का तो कोई सवाल यहां पर उठता हुआ नजर आ ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा गंभीर बनती जा रही हैं। ऐसे में कैसे ये युद्ध विराम हो पाएगा? आपका बड़ा अच्छा सवाल है भाई। देखिए, हिंदुस्तान ने भी कई जंग लड़े हैं, 62 में चीन के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, 71 में पाकिस्तान के साथ, 99 में हमने अनकन्वेंशनल वॉर लड़ा पाकिस्तान के साथ। हमने भी बंधक बनाया बाकी अलग दूसरे दुश्मन देश के फौजियों को, लेकिन कभी हमने बदतमीजी नहीं करी। हमने बड़ा अच्छा व्यवहार किया उसी तरीके से जैसे एक फौजी दूसरे फौजी को इज्जत देता है। पानी भी पूछा, खाना भी खिलाया, अच्छा भी रखा, इज्जत दी बेसिकली। ठीक है, हमने कभी ऐसी जो हमने वीडियो सामने आए हैं जो वो कहते हैं, जो हमास कहता है हम वीडियो भी जारी करेंगे, अरे ये कौन करता है? ये 100% ये देखिए यूएस ने इनको आतंकवादी घोषित किया रखा है और ये मिलिटेंट आउटफिट है, इसमें किसी को कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। और ये जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, ये भी कुछ लोग कहेंगे कि यूएस ने कर रखा है, अरब राष्ट्र कुछ होंगे वो कहेंगे कि अरे यूएस ने कर रखा है, यूएन ने तो नहीं किया तो हम नहीं माने। 100% है, पहली बात तो है। और ऐसी घटिया चीजें कौन करेगा? ऐसी घटिया चीजें तो कोई सोल्जर करेगा नहीं, पहली बात तो ये है, क्योंकि हम सोल्जर हैं, हम प्रोफेशनल किलर तो है नहीं जी। मैं जब फौज में आया, मैं कोई प्रोफेशनल किलर बने नहीं गया था, मैं फौज में गया था देश सेवा करने के लिए जी। तो और जो हमास की जो ट्रेनिंग है, देखिए 5000 गोले राउंड की, 5000 रॉकेट फायर करना, इसमें आपको तोपे भी चाहिए होंगी, बंदूक यानी बंदूक नहीं, तोपे यानी कि हॉविट्जर या तो आर्टिलरी गन बहुत बड़े, इसके ट्रांसपोर्ट गोले के अलावा, ट्रांसपोर्ट रॉकेट के अलावा आपको वो भी हैंग ग्लाइडिंग, अरे हैंग ग्लाइडिंग की बाकायदा ट्रेनिंग होती है, बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग क्वालिफाई करने के बाद आप हैंग ग्लाइडिंग क्वालिफाई करते हैं। आप ऐसी फौज तैयार कर रखी है, पैसे फंडिंग का तैयारी है इसकी। हमास के पास इतनी ताकत होगी कि इतना वो कर दे ना। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं, ये बंधक इनके पास क्योंकि ताकत, जो डरपोक होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, वो इसको हथियार यूज करते हैं, सिविलियन पे हमला करते हैं, मासूमों पे हमला करते हैं, बच्चों पे हमला करते हैं, बुजुर्गों पे हमला करते हैं, महिलाओं पे हमला करते हैं। ये बुजुर्गों की निशानी, ये बुज़दिलों की निशानी है जो बुजुर्गों पे हमला करें। अब आप देखिए, कल की बात है, कल खबर नहीं आई थी कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी जो कि फिलिस्तीन के ही पक्ष में बोल रही थी है? और ये फिलिस्तीन की राइट्स, उनको अगवा कर दिया गया। उनकी ग्रैंड डॉटर का भी इंटरव्यू आया था टीवी पे, उनको जो कि फिलिस्तीन के ही पक्ष में बोला करती थी। तो हमास का जो ये जो एक्शन है, ये भारी पड़ने वाला है फिलिस्तीन पे। अब जी हाँ, अब बात की गाजा पट्टी खाली कर दी जाए, कुछ भरोसा नहीं कहां पे क्या हमला हो सकता है। अगर हमास के लोग घुसाते हैं रेव पार्टी के अंदर हैंग ग्लाइडिंग करते हुए बड़े आराम से, मेरे को ताजुब है इस बात का, कैसे वो बॉर्डर पे उनकी फौज, उनके रेंजर, उनके बॉर्डर गार्ड तैनात नहीं थे। मेरे को ताजुब है इस बात का, कैसे ये इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। मेरे को ताजुब है इस बात का, कैसे हमास को इतनी ट्रेनिंग मिली, इतने आगे तक वो आके अटैक कर गए। तो जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें और ज्यादा और भी मुल्क अभी बैकग्राउंड में शामिल है और आगे देखते हैं होना हमारा क्या है। ठीक है डॉक्टर दिनेश, जल्दी से, समय हमारे पास कम है, जल्दी से मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके की स्थिति बन रही है और स्थिति और ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में कई भारतीय भी वहां पर फंसे हुए हैं। अगर अभी फिलहाल भारतीयों के ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है, वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर स्थितियां और ज्यादा विकराल रूप धारण करती है तो क्या हमारी सरकार तैयार है ऐसी परिस्थितियों के लिए?
भारत किसी आतंकवाद का समर्थन करता नहीं और भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के कृत संकल्प है। सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से विचार करेगी कि अपने जो भारतीय लोग वहाँ हैं उनको या किस तरह से हम लोग उनको वहाँ से निकालें और होना ही चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से इसकी तैयारी करेंगे कि नहीं किस तरह से भारत के लोगों को जो वहाँ रह रहे हैं या किसी भी कार्य में उनका कम से कम नुकसान हो और वापस उनको भारत लाया जाए। ठीक है, हिमांशु जी जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके भी। देखिए साहिल जी, कोई भी युद्ध हो कहीं से भी उचित नहीं है और कहीं से भी वो हितकारी नहीं है। यह युद्ध कैसे समाप्त हो इस पर विचार करना चाहिए और चाहे आतंकी हमला हो या फिर इस्राइल की जवाबी कार्रवाई हो, कहीं से उचित नहीं है और उसको समाप्त करने के लिए जो भी द्विपक्षीय वार्ता हो या फिर भी जो मध्यस्थता की भूमिका हो उसमें आकर के लोगों को और देशों को आगे आकर के करने में विचार करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अमीन, फाइनल कमेंट्स आपके भी। जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, क्या किसी तरह का कोई समाधान यहाँ पर पॉसिबल है? क्योंकि अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अनह्यूमन है दोनों ही तरफ से, जो लोग मारे जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सोचना होगा, यूएन में भी इस बात को उठाना होगा और हमारे जो बड़े बड़े देश कहलाते हैं जिसमें चाइना और आपका रशिया, साथ में आप देखिए अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, सभी चीजें जितने कंट्रीज हैं इनको उठाना होगा इस बात को, यूरोपियन यूनियन को भी, कि इस तरीके से आगे भविष्य में ना हो। ये जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, इसको सभी लोग कंडेम करें और इसको शांत कराएं। ठीक है मेजर शाह, फाइनल कमेंट्स आपके भी। जिस तरीके की स्थिति बन रही है और गाजा पट्टी जो है जहां पर स्थितियां बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी हैं ऑलरेडी, वहां पर बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई और तमाम चीजें जो सुविधा वहां पर मिलनी चाहिए वो सब रोक दी गई है। चेतावनी यहां पर इजराइल की तरफ से जारी कर दी गई है। इन तमाम चीजों को देखकर क्या लगता है, क्या सजेशन आपका जल्दी से? जी जल्दी से अगर मैं बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि हथियार जो है कभी भी पीस नहीं लाते, हथियार हमेशा पीसेस लेकर आते हैं। तो इतनी डेड बॉडीज यहाँ पे मिली है, इतने लोग मरे हैं, दोनों तरफ से इंसानियत का खात्मा हुआ है। केवल और केवल डायलॉग, जी आप बोलेंगे डायलॉग कैसे, इतना लोग मर गए तो डायलॉग यहाँ पे क्या, तो खून का बदला खून हमेशा नहीं होता है। हमेशा कभी एक सूझबूझ जोश के साथ में होश और आवाज से काम लेना चाहिए यहाँ के मुल्कों को। और जहाँ पे बिजाय के आग में घी डालने का काम कोई भी मुल्क करे, यहाँ पे इनको आग बुझानी पड़नी चाहिए। ठीक, ये वैसे बताऊंगा। चलिए, आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो इजरायली एक्शन बदस्तूर जारी है। गाजा पट्टी पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। चेतावनी जारी की गई है कि जल्द से जल्द गाजा पट्टी को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, क्योंकि इजरायली हमले और ज्यादा भयावह यहां पर होने वाले हैं। अब आने वाले समय में ये स्थितियां और किस तरीके का रूप धारण करती हैं, जो भारतीय वहां पर फंसे हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार किस तरह के कदम उठाती है। फिलहाल अभी भारतीय सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आने वाले समय में स्थितियां जब बदलेंगी उन पर क्या कुछ असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।